पार्टी का रूल है या प्रेसिडेंट का नाम। और स्टार्ट करते हैं लास्ट 2 ईयर का। मैंने देखा जब क्वेश्चन पेपर, तो लास्ट ईयर लाइक 50, अब तो ऐसा है कि 10 लैंग्वेजेस सबका साथ में ही पेपर आ रहा है, तो 55 क्वेश्चंस आए थे जनरल नॉलेज से, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस तो लाइक करंट अफेयर्स से थे, इंडिया रिलेटेड, इंडिया का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई इनिशिएटिव है, इस टाइप के क्वेश्चंस ये पहले नहीं आते थे। पहले ज्यादातर क्वेश्चंस उस कंट्री से रिलेटेड होते थे। तो मैंने चाइना रिलेटेड देखा, तो लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस आए थे। और तो बहुत लोग जो ऐसे कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ने लगते हैं, नहीं, हमें एक बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा वहाँ की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये सब, और ऐसे ही ऑथर्स के बारे में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बेसिक इंफॉर्मेशन में स्टार्ट करें, इफ यू कैन सी द स्क्रीन, तो चाइना ऐसे तो जनरल नेम है, इंग्लिश नेम। चाइना को चाइनीज में चुंगको कहते हैं, हेयर चुंगको, ZHONG, चुंग, GUO, चुंगको। ओके, इसको मिडल किंगडम भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि चाइना का मतलब क्या है या फिर चुंगको का मतलब क्या है, चाइनीज नेम का मतलब क्या है, तो इसको मिडल किंगडम कहते हैं। ऑफिशियल नेम चाइना का है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। देयर इज अनदर जिसको ताइवान कहते हैं, वो ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कंफ्यूज मत करना, जब भी चाइना का बात होगा, जो चाइना रिकॉग्नाइज्ड है वो है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अक्टूबर 1, 1949 में। ओके, तो इसको इसके नेशनल डे के रूप में भी मनाते हैं। जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमें ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में, तो वैसे ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1949। तो ये इनका नेशनल डे है। और ये किसके अंडर में एस्टेब्लिश हुआ था, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में। अभी आगे बताऊंगा कि यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था एक्चुअली नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के बीच में, और फाइनली कम्युनिस्ट की विक्ट्री हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में यहाँ पे एक नेशन बनाया इन्होंने, कंट्री बनाया, PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अभी भी वहाँ पे यूनिटरी पार्टी सिस्टम में एक पार्टी का रूल है, तो अभी भी जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, CPC। कहीं कहीं पे इसको CCP भी लिखा होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोनों सेम ही है, CPC एंड CCP। ओके, CPC के बारे में अगर देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो 1921 में बनाया गया था। ओके, माओ त्से इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। वो मे भी उतना डीप पूछेगा नहीं, बट अगर आए एक बार देख लेना, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैं आगे करती है और शेयर कर दूंगा। CPC के फाउंडिंग मेंबर्स जो थे उसमें माओ त्से नहीं थे। ओके, और क्योंकि CPC से क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि 2021 में इस साल चाइना ने सेंटेनरी ईयर मनाया है। ओके, 100 साल पूरे हुए हैं CPC के। तो मैं भी क्वेश्चन पूछ दे कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, या कौन से ईयर में सेंटेनरी ईयर मनाया गया है, या फिर फाउंडिंग फादर्स का भी नाम पूछ दे, तो वो एक बार आप लोग देख लेना कि CPC को एस्टेब्लिश करने में फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे। ओके, CPC के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ CPC, जो जनरल सेक्रेटरी कह लो, ये जब PRC बन गया था तो माओ त्से और ओके, माओ त्से थे। PRC के पहले प्रेसिडेंट भी, जो अभी शी जिनपिंग है, वो माओ त्से पहले थे। ठीक है, माओ त्से का जन्म कब हुआ था ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बस देख लेना कि हुनान प्रोविंस से ये बिलोंग करते थे, HUNAN, हुनान, ये माओ त्से का था। फिर अभी के प्रेसिडेंट को देखते हैं। एक्चुअली चाइना में प्रेसिडेंट का कोई पोस्ट है नहीं, बट अगर समझने के लिए वो प्रेसिडेंट का पूछ देते हैं, तो PRC जो कंट्री है, उनका नेशन है, उसके प्रेसिडेंट, पार्टी CPC उसका जनरल सेक्रेटरी, और CMC सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन, ये तीनों पोस्ट चाइना के सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये अभी होल्ड करते हैं शी चिनपिंग, SICJIN, चिन एंड PING, पिंग, शी चिनपिंग। ओके, तो ये अभी चाइना के 3 सबसे बड़े पोस्ट जो है वो होल्ड करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPC के पार्टी जो है वहां पे उसके जनरल सेक्रेटरी, एंड सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, मिलिट्री के भी जो हेड है, ये शी चिनपिंग है। ये 1953 में इनका जन्म हुआ था, पेइचिंग में ही, जो कैपिटल है। और सिंस 2013 ये प्रेसिडेंट है चाइना के, PRC के। कैपिटल है पेइचिंग का। ओके, कैपिटल है चाइना का पेइचिंग, BEI, पेई, JING, चिंग,
पेजिंग। ये बना था एक्चुअली 1979 में। आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट है बट अगर पूछ दे कि पेजिंग कब कैपिटल बना चाइना का, तो जो अभी जिस फॉर्म में मतलब एक बड़ा कैपिटल पूरे चाइना का बनाया तो वो कुबलाई खान ने बनाया था, जो कि मंगोल था कुबलाई खान। इसी के टाइम पे मार्को पोलो चाइना ट्रेवल करने आया था। तो कुबलाई खान ने पेजिंग को कैपिटल बनाया था 1979 में। और कुबलाई खान बिलोंग करता था युआन डायनेस्टी से, चाइना के युआन डायनेस्टी से। और लार्जेस्ट सिटी चाइना का शांघाई। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जेएनयू में आई थिंक हर साल पूछते हैं, वो है इनका कि चाइना में एक जोडियक का सिस्टम है कि उन्हें उनके पास 12 एनिमल्स को 12 जोडियक साइंस होते हैं, तो उन्होंने 12 एनिमल्स असाइन कर रखे हैं एज अ सिंबल उन जोडियक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो वो 12 ईयर्स के रोटेशन में चेंज होते रहते हैं। तो 2021 के लिए जोडियक साइन जो है, जोडियक सिंबल जो है एनिमल का, वो है ऑक्स। तो ये ऑक्स है, चाइनीज में इसको न्यू कहते हैं। आई डोंट थिंक पूछेगा बट याद रख लेना अगर पूछ भी दे तो, NIU, न्यू। यह है जोडियक साइन फॉर 2021 ऑक्स। 2022 का भी देख लेना गूगल पे, क्योंकि वैसे उसी साल का पूछता है, बट एक साल पहले का, एक साल बाद का और इस ईयर का याद कर लेना। इस साल है ऑक्स, पिछले साल मेटल रैट था आई थिंक, अगले साल का देख लेना। ऑफिशियल, एम आई ऑडिबल? गौरव भैया हेलो। हाँ मैं ऑडिबल है, ठीक है, अच्छा हेलो। चल रहा है। हाँ अच्छा चल रहा है। ओके सॉरी। ओके। सो ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना का क्या है? तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, ये दोनों अगर आ जाए तो वह है मैंडरीन। ठीक, चाइनीज मैंडरीन एक ही साथ कह देते हैं, बट अगर उनका ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मैंडरीन। इसको स्टैंडर्ड चाइनीज भी कहते हैं। चाइना में भी बहुत सारे लैंग्वेज है इंडिया की तरह, तो उसमें जो इनका ऑफिशियल है, जो हर जगह यूज होता है, ऑफिशियली यूज होता है, वो है स्टैंडर्ड चाइनीज या मैंडरीन। इसको फुथुंग हुआ भी कहते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फुथुंग हुआ एक बार देख लेना, मतलब कॉमन स्पीच। चाइनीज में इसका मीनिंग होता है कॉमन स्पीच, फुथुंग हुआ। स्क्रिप्ट क्या यूज करते हैं? तो यह है सिंप्लीफाइड चाइनीज कैरेक्टर। पहले ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर यूज होता था चाइनीज लैंग्वेज का। यह है कि ये लोगो ग्राफिक टाइप का ये यूज करते हैं कि ग्राफिक्स इसमें होता है, पिक्टोरियल लैंग्वेज कहते हैं। तो इनका जो स्क्रिप्ट है अभी चाइना का PRC का, वो है सिंप्लीफाइड चाइनीज कैरेक्टर। थाईवान का वही पे क्या है, ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर। ओके। और ये स्क्रिप्ट थ्रू आउट चाइना यूज होता है कि लैंग्वेज कोई भी हो, स्क्रिप्ट ये यही यूज करते हैं। एथनिसिटी, चाइना में एथनिसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे रिलीजियस उतना नहीं, बट एथनिसिटी वहां पे बात होती है कि 56 एथनिसिटीज हैं। 56 एथनिसिटी के लोग वहां पे रहते हैं, और एथनिसिटी को वहां पे नेशनलिटीज भी कहते हैं, मीन्स। तो नेशनलिटीज 56 है, जिसमें मेजोरिटी जो है वो हान का है। हान नेशनलिटी के वहां पे 91.6% लोग रहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो चाइना है वो हान है, हान नेशनलिटी के। माइनॉरिटी ग्रुप है वहां पे 55, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 9% से भी कम है। माइनॉरिटीज में सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो है च्वांग, और वे भी मैंने लिख दिया है ऐसे। तो जो सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है उसका पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 1.27% है। तो वैसे ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखना कि हान नेशनलिटी सबसे बड़ा है वहां पे चाइना में पॉपुलेशन वाइज। फिर चाइना एक पार्टी स्टेट है, जैसे इंडिया को कहते हैं पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है इंडिया, तो ऐसे ही चाइना पार्टी स्टेट है कि पार्टी वहां पे बड़ा है फिर स्टेट आता है, इसलिए उसको कहते हैं पार्टी स्टेट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पार्टी, और स्टेट कहेंगे PRC को, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द स्टेट देयर। तो और अगर ऑफिशियली इसको, आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है बट एक बार देख लो, यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये चाइना का ऑफिशियल एक वो है सिस्टम। एरिया वाइज अगर देखें चाइना को, तो इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, कहीं कहीं तो फोर्थ भी लिखा हुआ रहता है, बट इट इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और एरिया कितना है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आई थिंक 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट रैंकिंग पूछ सकते हैं। तो जो ज्यादातर जगह मैंने देखा वो थर्ड ही है, और बहुत जगह क्योंकि मेजरमेंट में कहीं कहीं अलग वो यूज करते हैं, तो बहुत जगह फोर्थ भी लिखा होता है और थर्ड लिखा होता है यूनाइटेड स्टेट्स का।
जस्ट वन सेकंड। जीडीपी वाइज देखे तो जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में चाइना का रैंक आता है सेकंड आफ्टर यूएस, एंड पीपीपी वाइज देखे अगर तो फर्स्ट रैंक है जीडीपी में चाइना का। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिक इसमें अगर पूछ दे। फिर करेंसी क्या है चाइना का, तो यूएन करेंसी है चाइना का। इसको ऑफिशियली इसका नाम है रनमिनपी, REN रन, MIN मिन और BIP, ओके, रनमिनपी। RMB भी शॉर्ट में लिखते हैं इसको। और अगर ऐसा कुछ पूछ दे कि ये चीजें दे दे माओ चियाओ या फिर ख्वाए, MAO माओ, JIAO चियाओ और KUAI ख्वाए, ये दे दे कि ये क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये चाइनीज करेंसीज के ही यूनिट्स है। जैसे हमारे यहाँ पैसा है पहले आना हुआ करता था, वैसे माओ चियाओ एंड ख्वाए ये यूएन के ही अलग अलग यूनिट्स हैं। यूएन कॉमन नेम है, रनमिनपी ऑफिशियल नेम। फिर यूएन में चाइना का देखते हैं कि यूएन कब ज्वाइन किया। तो पहले चाइना लाइक 1912 से 49 तक चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था। उसी समय जब 1945 में बना था यूनाइटेड नेशंस, तो चाइना उसका पार्ट था। तो 1945 से 1971 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि अभी ताइवान है, वो रिप्रेजेंट करता था यूएन में चाइना को। 1971 के बाद से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि अभी चाइना है मेनलैंड, वो पार्ट है यूनाइटेड नेशंस, और ताइवान को इन लोगों ने बाहर कर दिया। ओके, करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है पीआरसी का स्टेट का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का करंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 4 दिसंबर 1982 में अडॉप्ट किया गया था। ये भी आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है बट देखो। ओके, कोविड-19, ये लास्ट ईयर आई थिंक पूछा भी था कि कोविड-19 किस शहर से आया था, किस शहर में सबसे पहले उसके केसेस पाए गए थे कोविड-19 के। तो चाइना में ही पाया गया था, ये तो पता है सबको। वुहान शहर है, WOUHAN, हान, वुहान। ओके, वुहान जो शहर है ये हुपेई प्रोविंस में है चाइना के। वुहान एक शहर है और ये कैपिटल भी है हुपेई के, HUBEI। तो या तो वुहान कैपिटल में ऑप्शन में रहेगा या फिर हुपेई भी हो सकता है। ओके, चाइना एट ओलंपिक्स 20। ओके, ये जो अभी का ओलंपिक था टोक्यो ओलंपिक 2020, वो एक साल बाद हुआ है। तो इसमें चाइना का रैंक सेकंड था। एक बार मेडल भी देख लेना कि अगर मेडल पूछ दे। बट ओलंपिक्स में तो जो भी कंट्री कंसर्न कंट्री है जेएनयू में एग्जाम में आ रहा है, उनका एक बार देख ही लेना कि कोई फेमस प्लेयर रहा हो, उसका डायरेक्ट नाम पूछ देंगे या ऐसे। तो रैंक सेकंड पे फिनिश किया है चाइना, 38 गोल्ड मेडल और आई थिंक 80 समथिंग टोटल मेडल्स है। इस ओलंपिक में एक जो फेमस खिलाड़ी जो चाइना में बहुत फेमस हुई है, उसको बटरफ्लाई क्वीन के नाम से, अभी वो बहुत ही ज्यादा वायरल सोशल मीडिया पे, तो अगर करंट अफेयर से पूछते हैं तो उनका नाम था चांग यूफेई, ZHANG, चांग, YUFEI, यूफेई। ये स्विमर है, बटरफ्लाई स्टाइल, इसलिए बटरफ्लाई क्वीन के नाम से इनको अभी बहुत ही वायरल हुई थी। तो करंट अफेयर्स में मे भी पूछ दे तो चांग यूफेई ये एक स्विमर है। ओके, ये चाइना को सिक मैन ऑफ चाइना भी सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था ट्रेडिशनली, क्योंकि गरीबी एंड फिर फेमाइंस भी वहां बहुत आते थे। तो पहले चाइना फेमस था सिक मैन ऑफ एशिया के नाम से। ओके, चाइना को नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लीपिंग जाइंट भी कहा था। ये भी आई थिंक जेएनयू ने एक बार पूछा था कि चाइना को स्लीपिंग जाइंट किसने कहा था, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने चाइना को क्या कहा था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चाइना वाज कॉल्ड स्लीपिंग जाइंट बाय नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, एंड चाइना इज आल्सो नोन एज सिक मैन ऑफ इंडिया, सिक मैन ऑफ एशिया। चाइना के बोर्ड कितने कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है चाइना, तो ये 14 कंट्रीज है अलग अलग। सबका नाम तो नहीं पूछेगा बट आई थिंक एक बार देख लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है या फिर नहीं करता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था आई थिंक कि चाइना नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना कोरियन पेनिनसुला को कौन सा रिवर सेपरेट करता है, तो यह है यालू रिवर। चाइना में इसको यालू रिवर के नाम से जानते हैं और कोरिया में इसको अरमोक रिवर के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई भी नाम ऑप्शन में हो सकता है कि
नॉर्थ कोरिया या फिर पूरे ही कोरियन पेनिनसुला से चाइना को सेपरेट क्या करता है, तो यह है यालू रिवर या फिर अरमोक रिवर। सेम चाइना और रसिया के बीच बॉर्डर पे रिवर जो कि रसिया के फार ईस्ट को चाइना से सेपरेट करता है, यह है आमूर रिवर, AMUR, आमूर रिवर। ऐसे ही चाइना और इंडिया के बीच में कौन सा लाइन है, तो ये जो ईस्टर्न सेक्टर है हमारा अरुणाचल प्रदेश साइड, उसको सेपरेट करता है चाइना और इंडिया को मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन पूछ सकता है कि मैकमोहन लाइन किन दो कंट्रीज को के बीच में है, या फिर इंडिया चाइना के बीच में क्या है, तो मैकमोहन लाइन है, ये याद रखना। ओके, चाइनीज स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि रिसेंटली चाइना का स्पेस एडवेंचर स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत सारा हुआ है, तो मैंने कुछ ये लिखे हैं कि इनमें से कुछ पूछ सकता है नाम। चाइनीज स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, 1993 में बना था, बहुत लेट। इससे पहले भी इनके बहुत सारे ये हुए थे, बट ये जो अभी कंट्रोल करता है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में, CNSA। फादर ऑफ चाइना स्पेस प्रोग्राम कहते हैं छियन शुए सन। ओके, QIAN, छियन, SUESEN, छियन शुए सन। फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, चाइना के फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस कौन थे, तो यांग लीवेई, YANG, यांग, LIWEI, लीवेई। जैसे इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस राकेश शर्मा थे, तो वैसे ही चाइना का फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस यांग लीवेई थे, ये 2003 में स्पेस गए थे। अभी चाइना एक स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है जो कि बहुत बार न्यूज में रहता है, तो आई थिंक पूछ देना कि 2022 में इनका ये कंप्लीट भी होने वाला है चाइना का, उसका अपना स्पेस स्टेशन। उसका नाम है थियनकुंग स्पेस स्टेशन, TIAN, थियन, GONG, कुंग एंड स्पेस स्टेशन, थियनकुंग स्पेस स्टेशन। ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है, अगर स्पेस रिलेटेड पूछते हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं। JNU के एंट्रेंस में हमेशा स्पेस रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं, लाइक कभी कभी तो 2-3 क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं, कंट्री स्पेसिफिक नहीं बट सोलर सिस्टम से और ऐसे कुछ भी पूछ देते हैं। तो अगर चाइना से पूछना हो अगर स्पेस स्टेशन बन रहा है उसका नाम क्या है, तो ये थियनकुंग याद रखिए। चाइना जो रॉकेट यूज करता है उसका नाम लॉन्ग मार्च है, ये न्यूज में रहता है, आई डोंट थिंक पूछेगा बट न्यूज में रहता है, तो मैंने लिख दिया लॉन्ग मार्च। चाइना के मून मिशन को जस्ट वंस, चाइना के मून मिशन को छांग-ए के नाम से जानते हैं। तो जैसे इंडिया का चंद्रयान है वैसे ही चाइना का छांग-ए, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार स्पेस का देख लेना, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, चाइनीज न्यूज अगर देखें तो। मार्स मिशन को थियनवन-1 कहते हैं, कि चाइना इंडिया के बाद कंट्री बना है इसी ईयर, आई थिंक, हाँ इसी ईयर, जिसने मार्स पे अपना ऑर्बिटर और रोवर उतारा है। ये थियनवन-1 के नाम से इसका मिशन था। तो थियनवन रिलेटेड है मार्स मिशन, मून मिशन है छांग-ए एंड रॉकेट लॉन्ग मार्च। स्पेस स्टेशन जो है इनका ये है थियनकुंग, और फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस यांग लीवेई। ये PDF में शेयर कर दूंगा, तो अभी बस एक बार देख लेते हैं। अब हिस्ट्री पे आते हैं, चाइना के ब्रीफ हिस्ट्री पे। तो चाइना का जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री रहा है वो 5000 ईयर्स ओल्ड रहा है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिस्ट्री है, चाइना का सिविलाइजेशन है, और इनका ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी है, कि इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है किसी न किसी फॉर्म में, 5000 साल पहले की भी हिस्ट्री रिटेन मिलती है इनकी। क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, येलो रिवर को। येलो रिवर है क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन, इसको मदर रिवर भी कहते हैं, एंड सॉरो ऑफ चाइना भी यही है, मतलब सबसे ज्यादा बाढ़ और तबाही येलो रिवर से ही आती है। येलो रिवर इनका क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी है, इसको मदर रिवर के नाम से जानते हैं, एंड सॉरो ऑफ चाइना भी येलो रिवर। यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, तो लॉन्गेस्ट रिवर है यांगत्से रिवर, येलो रिवर नहीं है, यांगत्से रिवर अलग है। ओके, फर्स्ट प्री इंपेरियल डायनेस्टी ऑफ चाइना। प्री इंपेरियल मतलब कि जब पूरा चाइना की यूनिफाई होने से पहले एक जो डायनेस्टी जो कि कुछ दिनों तक रही थी, जो नॉन डायनेस्टी है पहली चाइना की,
तो वो है शिया डायनेस्टी, XIA, शिया डायनेस्टी। तो अगर प्री इंपेरियल पूछे रहे तभी ये शिया डायनेस्टी अगर ऑप्शन में हो तो टिक करेंगे, वरना इंपेरियल डायनेस्टी अगर पूछता है तो वो है छिन डायनेस्टी। ये शिया डायनेस्टी देख लो 2070 BC, मतलब ये बहुत ज्यादा पुराना है। अब इंपीरियल डायनेस्टीज की बात करें, जो कि चाइना का 2000 सालों का इंपीरियल डायनेस्टी का जो एक हिस्ट्री है, तो उसमें पहली डायनेस्टी जो थी नोन, यह है छिन डायनेस्टी, QIN, इसको बोलेंगे छिन। तो छिन डायनेस्टी थी इनकी 221 टू 206 BC। छिन डायनेस्टी अलग अलग कारणों से बहुत ज्यादा फेमस भी रहा है ये। और ये पहला डायनेस्टी था जिसने कोर, अभी जो मेनलैंड चाइना का कोर पार्ट है उसको यूनिफाई करा। और फर्स्ट इंपेरर जो थे छिन डायनेस्टी के, ये है छिन, इंपेरर छिन, या तो ऐसे लिखा होगा या फिर छिन शिरहुआंग, QIN छिन, SHIHUANG शिरहुआंग। तो ये दो चीजों के लिए छिन डायनेस्टी फेमस रहा। तीन चीजें यहाँ पे हो गई, एक तो पहला इंपेरियल डायनेस्टी था चाइना का, छिन डायनेस्टी। फिर फर्स्ट इंपेरर का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं आई थिंक, बट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मंगोलियन इन्वेडर्स से बचने के लिए जो पहला कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, वो छिन डायनेस्टी में ही स्टार्ट हो गया था। फिर चाइना में एक और बहुत ही ज्यादा फेमस है जो कि अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज में भी आता है, वह है आर्मी ऑफ टेराकोटा वॉरियर्स। ये स्कल्पचर्स है बहुत सारे आर्मी मैन के, कैरियर्स के, ये सब के। तो यहाँ पे है टेराकोटा वॉरियर्स, कहते हैं इसको आर्मी ऑफ टेराकोटा वॉरियर्स। ये छिन डायनेस्टी, ये एम्पेरर छिन के ही मरने के बाद ये स्कल्पचर्स बनाए गए थे, एक ब्यूरियल या फिर कह लो फ्यूनरल के लिए, मतलब उनके साथ ही उसको ब्यूरी कर दिया गया था। तो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज पूछ सकता है कि टेराकोटा वॉरियर्स का जो ये है आर्मी ऑफ टेराकोटा वॉरियर्स, ये कहाँ पे है, तो ये है शीआन में। शीआन शहर का नाम है, XICAN, आन, शीआन। और ये किस प्रोविंस में है, शांसी प्रोविंस में है, SHAN, शान, एंड देन XI, शीआन शहर में है, शांसी प्रोविंस में है। तो अगर आर्मी ऑफ टेराकोटा वॉरियर्स पे क्वेश्चन पूछता है तो ये एक है कि ये छिन डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था और सिचुएटेड है कहाँ पे, शीआन शहर में, और या फिर शांसी प्रोविंस में। थोड़ा मिंग डायनेस्टी को देखते हैं, ये क्यों फेमस था। तो ये लास्ट हान डायनेस्टी था। अभी मैंने ऊपर बताया था कि हान एथनिसिटी जो है वो चाइना का सबसे बड़ा एथनिसिटी है, लाइक 91% पॉपुलेशन चाइना का हान है। पर फिर भी वहां पे जो इम्पेरर्स होते थे, जो भी डायनेस्टी आई है, उसमें हान बहुत कम ही रहे, अलग अलग माइनॉरिटी एथनिसिटी के ही वहां पे रूल करते थे वो लोग। तो मिंग डायनेस्टी जो थी वो लास्ट हान डायनेस्टी थी चाइना की। इसको ओवरथ्रो करा था, इसने ओवरथ्रो करा था यूएन डायनेस्टी को, एक्चुअली जो मंगोल्स के थे, कुबलाई खान जिसका था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लास्ट हान डायनेस्टी मिंग डायनेस्टी थी। और जो अभी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये इसको इस फॉर्म में बनाने का ये जाता है मिंग डायनेस्टी को। ओवर द इयर्स, लाइक 200 इयर्स के पीरियड में डेवलप किया था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मिंग डायनेस्टी के टाइम पे। मिंग डायनेस्टी एक और चीज के लिए फेमस है जो कि इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये नाम याद रखना, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चंग ह, ZHENG, चंग, HE ह, ओके, चंग ह। ये चंग ह फेमस नाम इसलिए है कि ये ग्रेट एक्सप्लोरर थे, वॉयेजर, सी एक्सप्लोरेशन में ये लाइक दुनिया के सबसे बड़े सी एक्सप्लोरर कहा जाता है इनको। तो ये चंग ह का नाम याद रखना, अगर पूछ दे कि ये क्या थे, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये सी एक्सप्लोरर है, वॉयेजर। ओके, ये भी मिंग डायनेस्टी के टाइम में थे। अभी चाइना जो साउथ चाइना सी पे क्लेम करता है वो चंग ह के बनाए हुए मैप्स का ही हवाला देके कि हमारा था। तो ऐसे चंग ह, ये नेम इंपॉर्टेंट है और ये सी एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। थांग डायनेस्टी को देखते हैं। थांग डायनेस्टी भी बहुत फेमस रहा है आर्ट एंड कल्चर के लिए चाइना में। तो थांग डायनेस्टी में चाइना की ओनली फीमेल रूलर जो है, ये आई थिंक जेएनयू में कभी पूछा भी गया है कि चाइना की ओनली फीमेल रूलर का नाम क्या था, तो इम्प्रेस वू, WOWU, वू। ओके, इम्प्रेस वू जो रही है वो चाइना की ओनली फीमेल रूलर थी। ऐसे दिल्ली सल्तनत की एक हमें बचपन में याद कराया जाता था रजिया सुल्तान, तो ऐसे इम्प्रेस वू
थांग डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ये चाइना की ओनली फीमेल रूलर थी। थांग डायनेस्टी फेमस था 3 पोएट्स के लिए अपने, जो कि अभी भी चाइना के बेस्ट पोएट कंसीडर किए जाते हैं। तो ये 3 लोगों का नाम है लाइन से ही, ली पाई, LI ली, BAI पाई। ओके, ली पाई इनको बेस्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। अगर ये पूछ दे कि क्वाइट नाइट थॉट्स ये किसने लिखा था, क्वाइट नाइट थॉट्स, क्योंकि ये बहुत फेमस है चाइना में, तो ये ली पाई ने लिखा था। ली पाई थांग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ली पाई, नीचे ये तूफू एंड देन वांग वेई, ये तीनों चाइना के वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स माने जाते हैं, ये थांग डायनेस्टी के थे। तो ली पाई का देखते हैं तो इनको बेस्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। ये ड्रंकनेस एंड वाइन वगैरह पे लिखते थे, रोमांटिक पोएट्री लिखते थे। तो ली पाई, इनका एक जो फेमस राइटिंग है ये है क्वाइट नाइट थॉट्स। तो अगर पूछते कि क्वाइट नाइट थॉट्स किसने लिखा है तो ली पाई। इनको सेंट पोएट के नाम से भी बोला जाता है, और ये ताओइज्म से बिलोंग करते थे, मतलब इनका जो स्कूल ऑफ थॉट को या फिर जो भी, ये ताओइज्म एक रिलीजन है चाइना में, इससे बिलोंग करते थे। फिर दूसरा जो इनको ग्रेटेस्ट पोएट बोला जाता है, लाइक लीपाई को भी और इनको भी, तूफू को, DU टू एंड देन FU फू, तूफू। तो तूफू इनको पोएट हिस्टोरियन भी बोला जाता है, कि ये पोएट तो थे ही, साथ में साथ हिस्टोरियन थे, कि इनकी पोएट्री एक तरह से चाइना की हिस्ट्री उसमें है, कि वो स्टोरी जिस टाइप से लिखते थे, पोएट्री इस टाइप से लिखते थे। तो तूफू को पोएट हिस्टोरियन के नाम से जाना जाता है। रियलिस्ट चीजों पे लिखते थे, जैसे लीपाई रोमांटिक पोएट थे, ये फिक्शनल ज्यादा लिखते होंगे, ये रियलिस्ट थे। उस समय के मुद्दों पे और बहुत ही सीरियस टाइप की इनकी राइटिंग होती थी। ये इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, कॉन्फ्यूशियनिज्म से। ये भी हम आगे देखेंगे कॉन्फ्यूशियनिज्म के बारे में। फिर तीसरे जो पोएट है वांग वेई। ये 3 पोएट, ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पोएट्री से रिलेटेड पूछना हो, कि ये तीनों किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, या फिर किसी एक का नाम दे देगा कि ये कौन थे, तो पोएट थे, ऐसे किसी भी टाइप से, तो नाम याद रखना। और थांग डायनेस्टी के पोएट्स थे वांग वेई, WANG वांग, WEI वेई। इनको बोला जाता था पेंटर पोएट। तूफू को बोला जाता था पोएट हिस्टोरियन, ये थे पेंटर पोएट, के पोएट्री भी करते थे, साथ में पेंटिंग भी होती थी। तो ये विजुअल टाइप का, कि ये देते थे अपने पोएट्री के साथ साथ वो भी, वांग वेई। ओके, थोड़ा सा सिल्क रूट का देख लेते हैं, क्योंकि चाइना, एंशियंट चाइना की बात करें और सिल्क रूट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिल्क रूट बहुत पुराना है, तो इसका कोई एक डेट नहीं है जो वो पूछ देंगे कि कब सिल्क रूट स्टार्ट हुआ था। ये एक ट्रेडिशनल और बहुत ही एंशियंट रूट है, जो कि ईस्ट को वेस्ट से ज्वाइन करता था। तो इट कनेक्टेड ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज उस समय जितनी यूरोपियंस रही होगी, उसको कनेक्ट करता था चाइना से। इवन चाइना से ये इंडिया को भी कनेक्ट करता था, आसियान कंट्री जो उधर है उनको भी कनेक्ट करता था। तो एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल हो रहा है, सारे डायनेस्टीज के टाइम में सिल्क रूट का यूज हुआ है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट मिंग के टाइम पे, एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था, जहां से माना जाता था कि वहीं से सारे ट्रेड होते हैं, फिर ईस्ट और अलग अलग साउथ में जाते हैं, तो वो ये शहर है शीआन। शीआन पहले भी आया था, आर्मी ऑफ टेराकोटा यहाँ पे है, ये शांसी प्रोविंस में है शीआन। तो यहीं से माना जाता है सिल्क रूट स्टार्ट होता था, यहीं से एक कनेक्ट करता था इंडिया में पाटलिपुत्रा को। तो ये एंशियंट इंपॉर्टेंट सिटी था शीआन चाइना का, और ये शांसी प्रोविंस में था। तो अगर पूछ दे सिल्क रूट का चाइना में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वैसे आई डोंट थिंक पूछेगा, बट तो ये है शीआन। बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ था चाइना में, तो ये तो पता है कि बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में। और ये चीज नोट भी कर लेना कि बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स इंडिया में कितने फेमस है, मैं आगे बताऊंगा। बट ये चीज लिख लेना कि कुछ श्वेनसांग और कुछ फाशियन, ये लोग हैं जो फेमस रहे हैं इंडिया में। वो लोग आए थे बुद्धिस्ट से स्टडी के लिए, और फिर यहाँ से बहुत सारा नॉलेज ले गए थे, चाइना में स्प्रेड किया था। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिल्क रूट को क्रेडिट दिया जाता है बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए भी, कि बहुत लोग आते जाते थे दोनों कंट्रीज के बीच में, और इसी के थ्रू बुद्धिज्म चाइना में फैला। मार्को पोलो, जो कि UN कुबलाई खान के इसमें आए थे रूल के टाइम। मार्को पोलो वेनिस के थे, अभी जो इटली में है, तो ये वेनेशियन ट्रेडर थे मार्को पोलो। इनकी बहुत सारी राइटिंग्स है जिससे यूरोप
में चाइना फेमस हुआ कि इनके राइटिंग्स को देख के चाइना को लोग समझे वहां पे। तो मार्को पोलो भी बहुत फेमस ट्रैवलर रहे हैं जो कि यूरोप से चाइना गए। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किंग के टाइम, किस एम्पायर के टाइम पे या फिर किस डायनेस्टी के टाइम पे मार्को पोलो चाइना आए थे। तो युएन डायनेस्टी था, मंगोल्स का डायनेस्टी है ये युएन, और उस समय किंग थे कुबलाई खान। अब आते हैं लास्ट डायनेस्टी जो है था चाइना का, छिंग डायनेस्टी। ओके, ये 1636 से 1912 तक रहा है। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1912 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल खत्म हुआ था। ये लास्ट डायनेस्टी था चाइना के। इतने सालों से जो डायनेस्टिक रूल रहा है चाइना में, 2000 सालों का अभी हमने देखा, छिंग डायनेस्टी से लेकर छिंग डायनेस्टी तक। तो ये 1912 में खत्म हो गया था। लास्ट इसके जो एम्पायर थे, ये 6 साल एज था, फुई, पीओ फू एंड वाई आई ई, फुई या पुई, जो भी बोलो। अगर नाम आता है कि लास्ट एम्पायर ऑफ चाइना तो ये फुई। ये छिंग डायनेस्टी कब खत्म हुआ था? तो शिनहाई रेवोल्यूशन हुआ था 1911 टू 1912 में, शिनहाई रेवोल्यूशन। उसके बाद छिंग डायनेस्टी खत्म हो गया। तो डायनेस्टिक रूल खत्म करने का क्रेडिट जाता है शिनहाई रेवोल्यूशन को। और चाइना को लैंड ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिबेलियन भी कहते हैं क्योंकि वहां तो बहुत सारे रिबेलियन हुए हैं, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। ज्यादातर पेजेंट्स करते थे, जो फार्मर्स थे वो करते थे। और ये शिनहाई रेवोल्यूशन के बाद छिंग डायनेस्टी खत्म हो गया और ये लास्ट डायनेस्टी था चाइना का। इसके बाद वहां पे बनता है रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके, छिंग डायनेस्टी ने एक और काम करा था कि 1905 में इन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को हटा दिया था। अभी भी इंडिया में सिविल सर्विस है, ये ब्रिटेन लाया था यहाँ पे, मतलब ब्रिटिश का देन है यहाँ पे हमारे यहाँ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और वो लोग भी, ब्रिटिश भी, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिस्टम चाइना से लिए थे। चाइना में 2000 सालों से ज्यादा से भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे। तो इसको 1905 में, क्योंकि ये बहुत करप्ट और बहुत ही एब्सोल्यूट सिस्टम हो गया था, तो इसको खत्म कर दिया छिंग डायनेस्टी ने ही 1905 में। मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं चाइना का। ओके, ये मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअली स्टार्ट होता है 1839 से। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ये गलत है यहाँ पे। तो 1839 टू 1949 को, ये 110 साल का जो पीरियड है, इसको चाइना में 100 इयर्स ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। और ये रीजन क्या है? तो आगे अभी अगर 100 साल का क्रोनोलॉजिकली ये देखोगे टाइमलाइन, तो पता चल भी जाएगा कि लगातार चाइना पे इस समय अटैक्स हुए हैं अलग अलग फॉरेन पावर्स से, और चाइना उसमें हारा है। और इस वजह से, मतलब जैसे इंडिया कॉलोनाइज था, चाइना का भी उसी तरह से 100 साल तक अलग अलग फॉरेन पावर्स ने लूटा है और कॉलोनाइज किया है। तो इसलिए इसको, ये कम्युनिस्ट पार्टी का दिया हुआ एक टर्म है, ये हमारा 100 इयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन का पीरियड था। 1949 में फाइनली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। तो उसके बाद ये अचीव करना, ये एक तरह से रिवेंज लेना चाहते हैं, या फिर इसके बाद ह्यूमिलिएशन के बाद अपने कंट्री को वापस से खड़ा करना चाहते हैं। तो ये पीरियड था। अब इसमें देखते हैं हुआ क्या क्या था। तो 1839 में, 1839 टू 1842 हुआ था फर्स्ट ओपियम वॉर। नाम से देख लो, ओपियम वॉर, ओपियम को लेकर लड़ाई हुई थी। फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ था 1839 में। इसको फर्स्ट सिनो एंग्लो वॉर भी कहते हैं, कि चाइना ब्रिटेन वॉर था ये, जिसमें चाइना हार गया था ब्रिटेन से। उस समय का सुपर पावर ब्रिटेन ही था। तो चाइना लॉस टू यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। और यहीं पे साइन हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। हेलो गौरव भैया, हेलो। हाँ शिव। मेरा स्क्रीन, मैंने स्क्रीन शेयर करा है, वो दिख रहा है? हाँ हाँ, वो विजिबल है कम्प्लीटली। जैसे कुछ होगा तो मैं बता दूंगा बीच, ठीक है? हाँ सही जा रहा है, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ये NANKING, तो ये साइन हुआ था फर्स्ट ओपियम वॉर, जब चाइना हारा था यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। तो उन्होंने ये ट्रीटी साइन करवाई थी, ट्रीटी ऑफ नानकिंग। और उसी के तहत जो हांगकांग शहर है चाइना का, एक पोर्ट शहर था, वो चला गया था यूनाइटेड किंगडम के पास।
कि वो उसको एज ए स्टेशन यूज करते थे बाकी चाइना में अपना ट्रेड करने के लिए, ओपियम बेचने के लिए। तो हांगकांग कब गया था? 1842 में, और ये 99 ईयर्स के लीज पे उन्होंने लिया था। फाइनली ये 1997 में मिला था किसको? चाइना को वापस, 1997 में। अभी भी वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट और ये चल रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। उसका रीजन ये है कि 1949 में चाइना कम्युनिस्ट रूल वहां पे आ गया था, बट यूके का पार्ट था ये हांगकांग, और हांगकांग लीज एक ट्रीटी के तहत फाइनली 1997 में वापस दे दिया गया चाइना को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चाइना को हांगकांग कब मिला वापस? तो 1997। वैसे एक और शहर था हांगकांग जैसा, मकाऊ। मकाऊ ऐसे ही किसी ट्रीटी के तहत, आगे में भी मैंने लिखा है कि मकाऊ शहर चला गया था पुर्तगाल को, पोर्टुगीज रूल था वहां पे। उन लोगों ने भी 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया था, और फाइनली 1999 में वो चाइना को वापस मिल गया था मकाऊ शहर। ये फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद में चाइना का एक और पीरियड स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ अनपैरेलल्ड ट्रीटीज। कि तब क्या होता था कि कोई भी फॉरेन पावर्स आते थे जो उस समय के पावर्स थे वेस्टर्न, और वो चाइना को किसी वॉर में हराते थे या फिर बिना वॉर के भी एक तरह से थ्रेटेन करते थे और उनसे ट्रीटी साइन करवाते थे। तो चाइना ने, ये टर्म इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम के जितने भी ट्रीटीज है चाइना उसको अभी, क्योंकि चाइना अब पावरफुल कंट्री हो चुका है, तो नहीं मानता है ये कहकर कि ये अनपैरेलल ट्रीटीज थे, कि यहाँ पे हम लोगों के पास कोई से था ही नहीं, बस जबरदस्ती का करा लिया जाता था। तो पीरियड ऑफ अनपैरेलल ट्रीटीज इनका फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद से स्टार्ट हो गया था। सेकेंड ओपियम वॉर, फर्स्ट ओपियम वॉर में फॉरेन पावर्स को कुछ कुछ राइट्स मिले थे, छिंग डायनेस्टी जब वहां पे था ट्रेड करने का और चीज, बट इससे सेटिस्फाइड नहीं थे फॉरेन पावर। तो एक वॉर इन्होंने फिर से लड़ी। ओके, एक वॉर उन्होंने फिर से लड़ी, सेकेंड ओपियम वॉर। यह था 1856 में। सेकेंड ओपियम वॉर 1856 में लड़ी गई थी और 1860 तक। इसमें चाइना फिर से हार गया, और ये वॉर था, इसमें सिर्फ ब्रिटेन इस बार अकेले नहीं था, सामने फ्रांस भी था, और बाद में और कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज ने भी ज्वाइन करा था, जिसमें रसिया और यूएस वगैरह भी थे, पुर्तगाल। तो इसको वेस्ट में अलग, ऑफकोर्स ओपियम वॉर के नाम से वेस्ट इसको नहीं बोलता है, दोनों को ही। फर्स्ट को वो लोग बोलते हैं सिनो एंग्लो वॉर, और सेकेंड को ऐसी एंग्लो फ्रेंच सिनो वॉर, चाइना वॉर। तो इस तरह से इसमें भी चाइना हारा था, और इसके तहत और सारे पोर्ट्स खोले गए थे ट्रेडिंग के लिए। फॉरेन ट्रेवलर्स जो पहले अलाउड नहीं थे चाइना के अंदर, उनको अलाउ किया गया था। ओपियम ट्रेड को लीगलाइज कर दिया गया था, कि मेन मकसद ही था इन वॉर्स का वेस्टर्न कंट्रीज को, कि जो इनका ट्रेड डेफिसिट हो रहा था चाइना के साथ, चाइना सिल्क एक्सपोर्ट करता था, टी एक्सपोर्ट करता था, पोर्सलिन एक्सपोर्ट करता था, और उनको सिल्वर और गोल्ड में पे करना होता था, जिससे उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो एक ट्रेड डेफिसिट दोनों के बीच में आ रहा था। तो इसलिए वो चाहते थे कि चाइना में जबरदस्ती ओपियम बेचे और ओपियम से पैसे जनरेट करे, ताकि ये जो डेफिसिट है ये कम हो। तो सेकेंड टाइम जब ओपियम वॉर ने हराया था चाइना को, तो इन्होंने जबरदस्ती करके अनपैरेलल ट्रीटी के तहत ओपियम ट्रेड को लीगलाइज कर दिया था बहुत हद तक। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पहले चाइना में क्योंकि फॉरेनर्स अलाउड नहीं थे ट्रैवल करने के लिए, तो ये जहां भी कॉलोनाइजर्स गए हैं उनके साथ रहा है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है, जो कि अपना धर्म फैलाते हैं ऐसे। तो ये इंडिया में भी वो चीज था, और एक ट्रीटी के तहत सेकेंड ओपियम वॉर के बाद ये चीज चाइना में भी कर दिया गया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे अब वहां पे क्रिश्चियन चर्च बनाना और मिशनरी कामों के लिए उनको परमिशन मिल गई। दो ओपियम वॉर हो गया। डेट याद रख लेना, मे भी इन चीजों के डेट्स पूछ सकते हैं। ओके, और कौन कौन पार्टिसिपेंट था, या फिर फर्स्ट ओपियम वॉर में ट्रीटी ऑफ नैनकिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें हांगकांग को सीड किया गया था यूके को। एक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आई थिंक लास्ट या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, थाइपिंग रिबेलियन। थाइपिंग रिबेलियन क्या था? तो ये उस समय जो छिंग डायनेस्टी थी, ये देखो ये 1856 में ये स्टार्ट हो गया था और 14 सालों तक चला था, 1864 तक चला था। इसी बीच में चाइना एक सेकेंड ओपियम वॉर हार भी गया। तो ये चीज कि चाइना के अंदर इंटरनल रिबेलियन भी हो रहे थे, और उधर फॉरेन पावर्स ने भी अटैक कर रखा था, तो चाइना हर बार हारता गया। बट ये जो इंटरनल रिबेलियन है,
थाइपिंग रिबेलियन, इसको चाइना दबा दिया था, मतलब ये एक कोशिश थी। और छिंग डायनेस्टी वर्सेस थाइपिंग हेवेनली किंगडम, ये चाइना में ही एक छोटा किंगडम था जिसने रिबेल किया था छिंग डायनेस्टी के एम्पायर के खिलाफ। और ये आई थिंक नाम इंपॉर्टेंट नहीं है उस थाइपिंग रिबेलियन के लीडर का, होंग शिव छुएन। ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना अगर आ जाए तो। होंग शिव छुएन ये एक सेल्फ प्रोक्लेम, इन्होंने प्रोक्लेम किया था कि होंग शिव छुएन ने प्रोक्लेम किया था कि ये जीसस क्राइस्ट के भाई हैं, और इनको गॉड ने बोला है कि चाइना में क्रिश्चियनिटी के लिए तुम किंगडम बनाओ और क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। तो ये फॉर अ क्रिश्चियन डायनेस्टी ये रिबेलियन बेसिकली हुआ था। तो इनको एक तरह से फॉरेन पावर्स का सपोर्ट भी था। ये रिबेलियन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसको 14 साल के बाद फाइनली दबा दिया था छिंग डायनेस्टी ने फोर्सफुली। और बट ये दुनिया का सबसे डेडलीस्ट सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। 30 to 50 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था इसमें ओवर द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। फिर आगे आते हैं फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर। अभी तक चाइना में बहुत सारे वॉर हुए, फॉरेन कंट्रीज का अटैक, 2 ओपियम वॉर एंड देन थाइपिंग रिबेलियन। सबसे जो ह्यूमिलिएटिंग था चाइना के लिए वो था सीनो जापानीज वॉर, फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर। जापान जो कि हमेशा से चाइना का, उनके चाइना को देखो तो वो अपने आप को बड़े भाई एक बिग अम्ब्रेला के रूप में देखते थे। कोरिया, जापान, छोटे छोटे जो कंट्रीज थे, तिब्बत, उनको अपना ट्रिब्यूटरी या फिर कहो छोटे वैसल किंगडम्स के टाइप देखते थे। बट मेची रेस्टोरेशन, अगर आप लोग तो अभी सब पढ़ रहे हो, तो मेची रेस्टोरेशन हुआ था जापान में, और उसके बाद जापान बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड और पावरफुल नेशन बन गया था। और उसने जो पहला काम किया ये चाइना पे अटैक कर दिया, क्योंकि पावरफुल होने के बाद जापान ने भी इंपीरियलिस्ट वे चुना, वो भी कॉलोनाइजर बना। हालांकि 1945 के बाद सब कुछ खत्म हो गया जापान का ये एडवेंचर। तो उन्होंने अटैक करा था चाइना पे 1895 में। ओके, फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर। चाइना ये भी वॉर हार गया, और ये सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था चाइनीज लोगों के लिए। और जो छिंग डायनेस्टी 1912 में खत्म हो जाती है, फॉल कर जाती है, उसका सबसे बड़ा वजह यही माना जाता है कि चाइनीज लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था कि जापान हरा दे उनको और कॉलोनाइज भी कर ले। तो जब चाइना हारा जापान से फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर, तो इसके बाद स्टार्ट हो जाता है कॉलोनाइजेशन ऑफ चाइना। इसमें शंघाई, मंचूरिया, ये जो ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको जापान कॉलोनाइज कर लेता है। एक और रिबेलियन जो फेमस है चाइना में, बॉक्सर रिबेलियन। आई थिंक अगर लास्ट टाइम थाइपिंग रिबेलियन पूछा था तो इस बार बॉक्सर रिबेलियन पूछ दे। तो बॉक्सर रिबेलियन एक्चुअली एंटी फॉरेन इंपेरियलिज्म, ये छिंग डायनेस्टी के खिलाफ नहीं था, ये जापान और बाकी जो ब्रिटेन और इन सब के खिलाफ था। तो ये भी दबा दिया गया था इसको भी, और इसको जापान वगैरह ने और ब्रिटेन वगैरह ने खत्म कर दिया था, बॉक्सर रिबेलियन। ये बॉक्सर इंग्लिश नेम है, चाइनीज नेम इसका कुछ और है, बट ब्रिटिश उन रिबेलियंस को बॉक्सर्स कहते थे, इसलिए इनको बॉक्सर रिबेलियन कहा गया। फिर 1905, तो ये तो अभी मैंने बताया कि एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज ये छिंग डायनेस्टी ने करा था। ये एक मेजर था कि उन्होंने अपने डायनेस्टी को लास्ट टाइम बचाने का कोशिश करा, कि सारे ब्यूरोक्रेट्स पे सारे वो दे देना कि तुम्हारी ही गलती है। तो इन्होंने सिविल सर्विसेज हटा दिया था 1905 में। उसी साल डॉक्टर सुन यात सेन, जो कि बहुत ही बड़े लीडर थे चाइना के, तो उनके अंडर में बनाया गया रिवोल्यूशनरी अलायंस। ये एक अलायंस था इस कोशिश में कि चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, चाइना को भी वेस्टर्न पावर की तरह मॉडर्न बनाना है। तो रेवोल्यूशनरी अलायंस, जो कि बाद में बना जीएमटी या केएमटी, दोनों ही सेम ही है। इसका फुल फॉर्म है क्वो, JUO क्वो मिन, MIN एंड DNG तांग। तो अगर इंग्लिश नेम से देखो तो क्वोमिंग तांग KMT होगा, चाइनीज में इसी को GMD कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, क्वोमिंग तांग नेशनलिस्ट पार्टी। इसी के अंडर में रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी थी, और बाद में वो चली गई थी ताइवान में। शिन्हाई रेवोल्यूशन पहले भी जिक्र हो चुका है इसका, 1911 to 1912 चला था ये। और इसमें जो चाइना की लास्ट डायनेस्टी थी छिंग डायनेस्टी, ये इसको भी हान लोग लीड नहीं करते थे, हान एथनिसिटी का नहीं था, ये था मांचू, मंचूरिया रीजन के जो मांचू वो थे एथनिसिटी के लोग, उनका ये डायनेस्टी था जो पूरे चाइना पे रूल करता था। तो ये लास्ट डायनेस्टी का फॉल हुआ शिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद 1911-12, और यहीं से खत्म हो गया डायनेस्टिक रूल इन चाइना, और एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका 1912 में, रिपब्लिक ऑफ चाइना।
आरओसी, अभी आरओसी है थाईवान। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज मत करना, आरओसी अलग है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, और अभी जो चाइना है मेनलैंड, उसका नाम है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर sun yat-sen। तो चाइना का, या फिर डायरेक्ट लिखा रहे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो है डॉक्टर sun yat-sen। और पीआरसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट या फिर सीपीसी के चेयरपर्सन का नाम पूछे तो वो है माओ त्से-तुंग। ये दोनों अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइम पे। बट प्रेसिडेंट बनने के बाद ही तब तक चाइना दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। एक जो जनरल थे छिंग डायनेस्टी के, उन्होंने नॉर्थ पे अपना रूल बना रखा था आर्मी के बल पे, और साउथ में जो डेमोक्रेटिकली चुने गए थे sun yat-sen, तो इन्होंने फिर से चाइना को यूनिफाई करने के लिए अपने प्रेसिडेंसी पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और यूएन शिरखाई को ही, जो कि जनरल थे, बोल दिया कि आप बनो प्रेसिडेंट पूरे चाइना का। तो दूसरे प्रेसिडेंट या फिर कोई जनरल ऐसे पूछ दे, यूएन शिरखाई का नाम एक बार याद रख लेना, ये थे, ये प्रेसिडेंट बने थे sun yat-sen के रिजाइन देने के बाद। इनका उसके बाद कुछ ही दिन बाद डेथ हो गया था, कुछ 2-3 सालों में ही, और वो वापस से आए थे sun yat-sen। और आरओसी जो था रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका कैपिटल पेचिंग नहीं था पहले, इसका कैपिटल था नानचिंग, NANJING, नानचिंग, कैपिटल ऑफ आरओसी। ओके, आई थिंक इसमें मैंने इतना ही, इसको मैं पूरा करके आप लोगों को भेज दूंगा। और ओके, तो इसके आगे भी मैं अभी बता देता हूँ ऑलरेडी आप लोगों को। चार बज गया, आई थिंक टाइम लिमिट नहीं है ना, मैं अभी थोड़ा और टाइम ले सकता हूँ। हाँ शिव, और इन अभी सब कंटिन्यू का कर सकते हो। पीडीएफ में, हाँ शिव, हम हाँ, कंटिन्यू कर सकते हो। और इन सब का आज मैं जो भी बता रहा हूँ इसका, ओके भैया, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को, जो भी ग्रुप होगा उसमें आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। और लास्ट में मैं थोड़ा ये भी कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इतना अगर आपको कुछ लगे कि बहुत डीप है तो उसमें जाना ही नहीं है, वो उतना पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन एक कंट्री से पूछ सकते हैं, तो वो देखना आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चन से मिला के कि किस क्लस्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस कंट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ओके, तो हमने देखा था कि ना, मैंने यहाँ तक बताया था कि नानचिंग कैपिटल था आरओसी का, रिपब्लिक ऑफ चाइना का। अभी तक पीआरसी जो अभी जो चाइना है वो हमारा नहीं बना है, आरओसी था 1912 से, उसका रूल था। तो आरओसी का जो मेन टाइम गया वो चाइना को यूनिफाई करने में। पहले तो sun yat-sen ने प्रेसिडेंसी छोड़ा था कि नॉर्थ में जो यूएन शिरखाई का गवर्नमेंट था उससे यूनिफाई कर सके, उनको प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया। उसके बाद क्योंकि चाइना उस समय उतना स्ट्रांग नहीं था, बहुत सारे वॉर हारने के बाद एक बहुत सारे छोटे छोटे वॉर लॉर्ड्स वहां पे आ गए थे, जिनके पास अपनी लोकल आर्मी होती थी, और वो अपना ही टैक्स वसूलते थे, और वो एक इंडिपेंडेंटली काम करते थे सरकार से। तो 1916 टू 1926 ये जो 10 साल का पीरियड रहा है चाइना में, इसको वॉरलॉर्ड पीरियड के नाम से भी जाना जाता है चाइना में। ओके, आफ्टर दैट 1919 देखते हैं हम, इसी वॉरलॉर्ड पीरियड के टाइम में ही 1999, अगर इंटरनेशनली आप लोग देखो तो 1919 किस चीज के लिए फेमस था? ट्रीटी ऑफ वर्सल्स हुआ था उस साल फ्रांस में, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और ट्रीटी ऑफ वर्सल्स साइन हुआ था। तो आपको पता हो चाइना अलाइड पावर्स के साथ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। तो और चाइना ने बहुत सारे अपने सोल्जर्स भेजे थे, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स का डेथ भी हुआ था चाइना में इस वॉर को लड़ते हुए, वर्ल्ड वॉर 1। तो चाइना से प्रॉमिस किया गया था कि जो भी फॉरेन इंपीरियलिस्ट चाइनीज लैंड को, लैंड पे है, कॉलोनाइज किया हुआ है जापान ने और ये सब, वो सब छोड़ दिया जाएगा अगर अलाइड वर्ल्ड वॉर 1 जीतते हैं और चाइना उसमें उनका साथ देता है। तो ऐसे ही ब्रिटिश ने इंडिया से भी बहुत सारा वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ।
सेम चीज चाइना के साथ इन्होंने किया। वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने जो भी प्रॉमिस्ड चीजें थी वो करने से मना कर दिया। तो उसके खिलाफ 1919 में चाइना में पेकिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था, मूवमेंट किया था, जो कि मे 4th मूवमेंट के नाम से फेमस है। ये बहुत ही फेमस एक चैप्टर है चाइनीज हिस्ट्री में। तो मे भी पूछ सकता है मे 4th मूवमेंट किस साल हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में, जिस साल वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होकर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुआ था। ओके, मे 4th मूवमेंट याद रखना। ये जापान और बाकी इंपीरियलिस्ट पावर्स जो थे उनके खिलाफ हुआ था एक्चुअली, और लोगों का अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये गुस्सा था। उस समय नया नया जो रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुआ था उसके खिलाफ लोगों का ये गुस्सा था। अब देखते हैं 1921। 1919 में हुआ मे 4th मूवमेंट। अब 1921, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था जब इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी उस साल। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी या फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, दोनों सेम ही है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1921 में। इस साल है 2021, 100 साल पूरे हुए। तो मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। ओके, फाउंडिंग मेंबर्स उस समय मैंने बोला था कि माओ त्से-तुंग फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं थे। फाउंडिंग मेंबर्स इसके थे chen तुशियो और ली ताचाओ। ये मैं पीडीएफ में रहेगा, आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है इनके नाम, बट एक बार आप देख लेना। अब आते हैं 1925 में। ओके, 1925 में डॉक्टर sun yat-sen का डेथ होता है, और अगले जो प्रेसिडेंट बनते हैं चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना के वो है chiang kai-shek। ओके, CHIANG छियांग, KAI खाए और SHEK शेख। chiang kai-shek बनते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट। एंड उस समय भी ये 1925 में वॉर लॉर्ड्स के खिलाफ वॉर चल रही थी चाइना में, एक सिविल वॉर था इनका इंटरनल। तो chiang kai-shek ने भी पूरा अपना वो लगाया कि चाइना को यूनिफाई करना है, एक रिपब्लिक के अंडर में इसको रखना है। बट उसके बाद 1934, ओके, और तभी इसी टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो एस्टेब्लिश हो गई थी तब, वो भी अपना काम कर रही थी वहां पे। तो माओ त्से-तुंग के अंदर में 1934 से 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने लॉन्च किया था द लॉन्ग मार्च। ओके, ये माओ त्से-तुंग के इसमें था, और यहीं से चाइनीज सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो लॉन्ग मार्च पूछ सकता है, लॉन्ग मार्च का टाइम, ये डेट पूछ सकता है कि कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो 1934 टू 1935, ओके, द लॉन्ग मार्च। एंड ये किसके अंदर में हुआ था? तो माओ त्से-तुंग के अंदर में हुआ था। अब देखते हैं सेकेंड सिनो जापानीज वॉर। पहला सिनो जापानीज वॉर 1995 टू 1900 था, और फिर से वापस से जापान ने चाइना पे अटैक कर दिया था। और ये चीज एक बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर को ऐसे वेस्ट तो यूरोप में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 के अराउंड, जब हिटलर ने इन्वेट किया था पोलैंड को। बट बहुत लोगों का मानना है कि 1937 में जब जापान ने चाइना को फिर से इन्वेट किया था, उसी समय ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो सेकेंड सिनो जापानीज वॉर जो था वो 1937 टू जब जापान ने सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर में 1945 में, तब तक चला था ये वॉर, सेकेंड सिनो जापानीज वॉर। तो इसके डेट्स याद कर लेना, 1937 टू 1945। ओके, अब देखते हैं ये जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, जब तक वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय एक अलायंस था नेशनलिस्ट जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना chiang kai-shek के अंदर में था, और कम्युनिस्ट जो कि माओ त्से-तुंग और अदर लीडर्स थे, उनका एक अलायंस बना था कि हम आपस का तो अपना कर लेंगे, जो भी पॉलिटिकल रिफ्ट है हमारा, पहले हम करते हैं कि जापानीज अग्रेशन को रोकते हैं। तो ये जो इंटरनल वॉर इनका रुक गया था, और ये दोनों ने ही मिलके एक्चुअली जापान को रोका था। तो अभी बहुत सारा ताइवान में लिटरेचर लिखा जाता है जिसमें बताते हैं वो लोग कि कैसे कम्युनिस्ट उस समय इस अलायंस का फायदा उठाकर अपने आप पे स्ट्रॉन्ग करने में लगे थे,
जब नेशनलिस्ट जापानीज से लड़ रहे थे। तभी जब ये खत्म हुआ वर्ल्ड वार, उसके बाद फिर से इनका आपस ये अलायंस टूट गया और ये आपस से लड़ने लग गए। नेशनलिस्ट जो थे, कुओमिंटांग जो पार्टी था रिपब्लिक ऑफ चाइना का, वो और कम्युनिस्ट सीसीपी, इनके बीच में आपस से लड़ाई स्टार्ट हो गई 1946 टू 1949, ये सिविल वॉर चला था। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है कि कुओमिंटांग वर्सेस सीपीसी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये सिविल वॉर चाइना में कब तक चला, कब से कब तक चला? तो 1946 जस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और 1949 जब तक कम्युनिस्ट पार्टी जीती उसमें और पीआरसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये उस बीच का सिविल वॉर है। तो इसमें कम्युनिस्ट जीत जाते हैं ऑफकोर्स, और एस्टेब्लिशमेंट होता है किसका? पीआरसी का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अभी तक चाइना क्या था? रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जब कम्युनिस्ट जीत जाते हैं तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो गवर्नमेंट है वो एक छोटे से आइलैंड में चाइना के चला जाता है, जिसको फॉर्मोसा के नाम से उस समय जानते थे, और चाइनीज नेम उसका ताइवान था। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट वहां चली जाती है, और जो मेनलैंड चाइना है वहां पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना माओ त्से-तुंग के अंदर में बनता है 1949 अक्टूबर 1 को। ओके, और ये जो प्रोक्लेम किया था माओ ने कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, ये थिएननमेन स्क्वायर से किया था। ये जगह चाइना में बहुत ज्यादा फेमस है, थिएननमेन स्क्वायर। 1984 में वहां पे एक स्टूडेंट रिबेलियन को दबाने के लिए एक वो भी मासकर टाइप से हुआ था, जिसको चाइना अभी बहुत ज्यादा छुपाने का कोशिश करता है एक्चुअली 1989 में। तो ये थिएननमेन स्क्वायर एक जगह है चाइना में, ये नाम याद कर लेना, थिएननमेन चाइना में बहुत ही फेमस पेइचिंग में एक्चुअली जगह है। ओके, अब देखते हैं माओ के अंडर में चाइना जब नया पीआरसी बन जाता है तो चाइना में बहुत सारे कदम उठाए गए थे। आई थिंक इससे इतना डीप जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हम टाइमलाइन देख रहे हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। 1949 में जब पीआरसी बना उसके जस्ट बाद लैंड रिफॉर्म किए और मैरिज लॉज में चेंज लाए माओ ने 1950 में। तो लैंड रिफॉर्म हुआ था 1950 में। उसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान चाइना का जो आया था, जिसमें एग्रीकल्चर और इन सब को लेकर रिफॉर्म्स आए थे, कम्यून बनाया गया था 1953 टू 58, ये 5 ईयर का पीरियड फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो कि बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल था। और उसके बाद फिर इसके सक्सेस का बिना वो सही से वो किए हुए ही, और इन्होंने फिर लॉन्च किया था अपना इंडस्ट्रियल इस टाइप से। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद 5 साल में जिसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म का बात किया था माओ त्से-तुंग ने, इसके बाद इनको लगा कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा हो गया है, तो इन्होंने लाया था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चाइनीज हिस्ट्री में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया था चाइना में? तो 1958 टू 62 ये इसका पीरियड रहा है ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। इसमें इन्होंने फोकस किया था एग्रीकल्चर पे तो किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, और ग्रेट लीप फॉरवर्ड में इन्होंने फोकस किया था इंडस्ट्री पे कि अब हम अपना लोकल इंडस्ट्री बनाएंगे। और ये दोनों ही जो माओ के ये थे पॉलिसीज, ये इतना ज्यादा अनसक्सेसफुल हुए थे कि चाइना में एक ग्रेट फेमाइन आ गया था, बहुत बड़ा फेमाइन, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे भूख से और अलग अलग रीजन से। एक और जो चाइना में माओ के अंदर में एक कैंपेन चला था, एंटी राइटिस्ट कैंपेन। इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया था राइट विंग के जो भी वहां पे लीडर्स थे जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से नहीं रखते थे विश्वास, और उनको अलग अलग पनिशमेंट दी थी, कितनों को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, कुछ को जेल किया गया था। और ये सब इसका टाइमलाइन है 1957 टू 1958 राइट एंटी राइटिस्ट मूवमेंट। फिर ये जो क्वेश्चन आई थिंक पूछ सकते हैं या फिर कभी पूछा भी है कि द ग्रेट प्रोलेटेरिएट कल्चरल रिवॉल्यूशन ये चाइना में कब हुआ था? तो इसका पीरियड है माओ के अंडर में हुआ था 1966 टू 1976। एक्चुअली जब चाइना में माओ के ये जो पॉलिसीज फेल हुए थे और बहुत बड़ा फेमाइन आया था, तो कम्युनिस्ट पार्टी में ही माओ को साइडलाइन कर दिया गया था और अलग दूसरे लीडर्स ने चार्जेस ले लिए थे। तो माओ ने वापस पार्टी में अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए ये एक मूवमेंट लाए थे, और वो था द ग्रेट कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से। ये 10 साल का पीरियड था। 10 साल में चाइना में बहुत ही ज्यादा केओस था उस टाइम में,
कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह सब बंद थे, तो इसलिए ये पीरियड बहुत फेमस है ग्रेट कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से, 1966 टू 1976। 1976 में माओ का डेथ हो जाता है और फिर से वहां पे अलग टाइप के रिफॉर्म से स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं से चाइना का जो अभी का सक्सेस स्टोरी है मॉडर्नाइजेशन का, वो स्टार्ट होता है। 1989 में थिएननमेन मैसेकर हुआ था स्टूडेंट्स रिवॉल्यूशन को दबाने के लिए। एक्चुअली में वो जब बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे थे चाइना में, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को, जो कि प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स होंगे, उनको लगा कि हम डेमोक्रेसी का भी मांग अभी कर सकते हैं, कि इट्स हाई टाइम, बहुत सारे रिफॉर्म इकोनॉमिक हो रहे हैं तो हमें डेमोक्रेटिक मांगे भी करनी चाहिए। बट उस चीज को दबाने के लिए उन सब पे टैंक भिजवा दिया था वहाँ के गवर्नमेंट ने, तंग शाओपिंग के अंडर में। ये लीडर, मैं चैट बॉक्स में नाम लिख रहा हूँ, इन पे क्वेश्चन आई थी, और ये न्यू चाइना के, जो अभी का चाइना है, मॉडर्न चाइना है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। DENG तंग, XIAO, श्याओ, PING, ये तंग शाओपिंग। इनके बारे में एक बार आप लोग पढ़ लेना। ये माओ के बाद इन्होंने लीडरशिप संभाली थी, चाइना के प्रेसिडेंट बने थे, और इनके अंडर में ही चाइना का जो ओपनिंग अप हुआ था और नए पॉलिसीज आए थे, ये लीडर तंग शाओपिंग। इनके बारे में या फिर माओ त्से के बारे में अगर इन लोगों का कुछ फेमस कोट है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा भी पूछा है एग्जाम में कि कुछ लाइन दे दिया और कि ये किसने कहा है। तो ये तंग शाओपिंग है। एक और लीडर जिनका पूछ सकता है, ये है माओ त्से, और चाइना के जो फर्स्ट प्रीमियर थे, ये नाम सब भी याद रहना जरूरी है कि ये लोग चाइना से रिलेटेड थे और इनका पोस्ट क्या था, ये सब देख लेना। चौ एनलाई 2001 में चाइना ने ज्वाइन किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ये ऑर्गेनाइज किया था 2001 में चाइना ने। 2008 में चाइना ने 29 समर ओलंपिक्स होस्ट किया था पेजिंग में। तो चाइना, और अभी 2022 में चाइना होस्ट करने वाला है विंटर ओलंपिक्स। तो ये भी पूछ सकता है कि चाइना ने कब ओलंपिक होस्ट किया था, या फिर जापान का ही अभी था तो वो पूछेगा। और या फिर पूछ सकता है कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं उसको कौन होस्ट करेगा, तो वो भी चाइना है। 2010 चाइना के लिए बहुत ही बड़ा टाइम था चाइना के पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो 2010 में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था दुनिया का, जापान को पीछा छोड़ के। तो उनका जो एक राइवलरी चल रहा था सिनो जापानीज वॉर के टाइम से ही, उसके जस्ट 100 साल बाद चाइना ने उसको इकोनॉमी में पीछे छोड़ दिया जापान 2010 में। 1999 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल चाइना को मकाऊ वापस मिला था, मकाऊ शहर। 1997 में हांगकांग, अगर आप लोग नोट बना रहे हो या फिर इसमें भी होगा, तो ये चीज पूछ सकते हैं ये लोग एग्जाम में कि मकाऊ शहर कब चाइना को वापस मिला था, या फिर किससे मिला था वापस, कौन से कॉलोनाइजर कंट्री से मिला था। तो पोर्तुगीज से मिला था, पोर्तुगीज के पास ये लीज पे था 99 ईयर्स का, और ये 1999 में मिला था वापस। और हांगकांग मिला था 1997 में। अब देखते हैं चाइना का सम फेमस इन्वेंशन, ये भी चाइना को लेकर फेमस है, कि चाइना के 4 ग्रेट इन्वेंशंस कहा जाता है। गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग का मशीन है, प्रिंटिंग जो अभी मॉडर्न प्रिंटिंग है, उसका जो बेसिक फॉर्म था वो चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड कॉम्पास। ये 4 चीजें को चाइना का ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहते हैं एंशिएंट चाइना का। इसके अलावा भी जो कुछ चीजें हैं जिनका क्रेडिट चाइना को जाता है इन्वेंट करने के लिए, वो है काइट्स, पतंगे, अम्ब्रेलाज, बुक पब्लिशमेंट, कि वहीं से बुक पब्लिश होके बटना स्टार्ट हुआ था चाइना में, क्योंकि प्रिंटिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी। और चाइनीज ऐसा क्लेम भी करते हैं कि व्हील उन्होंने ही बनाया था सबसे पहले। ये सब इतना नहीं आएगा, बट 4 ग्रेट इन्वेंशंस तो याद ही रखना, गन पाउडर, पेपर, प्रिंटिंग एंड कॉम्पस। अब चाइना का रिलीजन देखते हैं, रिलीजन और फेस्टिवल क्या फेमस है, क्योंकि इतना डीप अभी हमने टाइमलाइन देखा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पूछेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। वो सरफेस लेवल का क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन जो
नॉर्मली किसी कंट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो रिलीजन, चाइना में कौन कौन सा रिलीजन फेमस है? तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन जो 5 ही रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। ओके, और ये 5 रिलीजन कौन कौन से है? ताओइज्म, उनका इंडिजिनस रिलीजन है ताओइज्म, और ओल्डेस्ट रिलीजन भी है वहां पे। बुद्धिज्म, सबसे बड़ा रिलीजन में से एक है बुद्धिज्म चाइना में। उसके बाद इस्लाम, क्योंकि वहां पे एक माइनॉरिटी उइघर्स है, जिनका क्वेश्चन भी आया था कि उइघर्स कहाँ पे हैं। तो ये एक प्रोविंस है चाइना में, शिनचियांग। ये हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये पूछा जा सकता है। मैं शिनचियांग लिख रहा हूँ इसमें चैट बॉक्स में। ये रीजन शिनचियांग, ये हमेशा न्यूज में रहता है। इसको जिनजियांग या कुछ भी ऐसे न्यूज वाले बोलते हैं। तो XIN शिन, JIANG चियांग, शिनचियांग। यहीं पे उइघर्स है, जिसपे चाइना पे आरोप लगता है कि उइघर्स का एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन होता है वहां पे। तो ये शिनचियांग रीजन में है। तो चाइना के जो 5 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स हैं, ताओइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, फिर कैथोलिसिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। ये अदर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी भी एक है, और कैथोलिक क्रिश्चियंस है, उनको भी रिकॉग्नाइज। यही 5 रिलीजन है वहां पे जो रिकॉग्नाइज। एक बुद्धिज्म का ही एक सेक्ट है, एक कल्ट सेक्ट है, फालुन गोंग। ये भी मैं लिख देता हूं उसमें कि अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या है फालुन गोंग, इसको बैन कर दिया गया था चाइना में अभी रिसेंटली। कि चाइनीज गवर्नमेंट ने तर्क दिया था कि फालुन कुन को एक्सरसाइज करने वाले लोग, ये एक तरह से इसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस होती है रिलीजियस, ये बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है। तो चाइनीज गवर्नमेंट का कहना था कि इसको प्रैक्टिस करने वाले लोग बहक रहे हैं, एक तरह से वो कंट्रोल में नहीं रह सकते हैं, वो लोग डेमोक्रेसी का मांग कर रहे हैं और। तो फालुन कुंग से जितने भी एफिलिएटेड थे लोग, उन लोगों पे बैन लगा दिया था चाइना ने कि अब आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप फालुन कुंग से आपका कोई वास्ता है वहां पे चाइना में। तो ये चीज, ये नाम याद रखना, ये चीज पूछ सकता है किसी भी तरीके से। ये बैन हो गया था 1999 में चाइना में। अब ताओइज्म को देखते हैं, क्योंकि ये ताओइज्म चाइना का इंडिजिनस अपना रिलीजन है। ये फिलोसफी बेस्ड रिलीजन है, जस्ट लाइक बुद्धिज्म। इसमें गॉड और ये फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें फिलोसफीज है बहुत सारी। ताओ का मतलब है वे, वे रास्ता, ताओ वे। तो अगर पूछा जाए ताओइज्म में मेन ताओ का मतलब क्या है, तो यह है वे। एक ये पाथ दिखाता है लाइफ कैसे जीते हैं, और इस तरह का। 4th सेंचुरी BC में ही इसका स्टार्ट हो गया हुआ था। और ये जो चाइना का एक सिंबल है, इन यांग का सिंबल, आई थिंक आप सबने देखा होगा इन यांग का सिंबल कैसा होता है। ये चाइना से रिलेटेड है। इफ यू कैन सी माई वीडियो, तो बैकग्राउंड में यू कैन सी दैट इन यांग, वैसे आप लोग सर्च कर लेना। तो ये जो इन यांग है, ये बिलोंग करता है यही ताओइज्म से, ताओ स्कूल ऑफ थॉट से इन यांग बिलोंग करता है। तो ताओइज्म में हमने देखा कि ताओ का मतलब होता है DAO, ताओ। इसका मतलब है वे। एंड जो इन यांग, मैं इसको भी चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, YING, इन, YANG, इंग नहीं होता, इन होता है। ओके, इन यांग, ये गुड इन बैड, बैड इन गुड वाला जो फिलोसफी है, ये ताओइज्म से, ताओइज्म का पार्ट है। ये स्कूल ऑफ थॉट है ताओइज्म का। ओके, इसके जो फाउंडर बोला जाता है या फिर सबसे बड़ा फिलोसफर बोला जाता है ताओइज्म का, ये थे लाओ त्से, LAOZI, लाओ त्से। ये सब PDF में मिल जाएगा। अभी बस प्रोनाउंसिएशन चाइनीज अलग है, इसलिए मैं इसमें चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग देख लो। लाओ त्से को सबसे बड़ा फिलोसफर बोला जाता है ताओइज्म से। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लाओ त्से किस चीज से बिलोंग करते थे, तो ये है चाइना का ताओइज्म रिलीजन से बिलोंग करते हैं लाओ त्से।
ऐसे ही चाइना में एक फेमस है कॉन्फ्यूशियस, कॉन्फ्यूशियनिज्म, वहां पे एक फिलोसफिकल वो है, एक धर्म की तरह ही है वहां पे ऑलमोस्ट, जैसे बुद्धिज्म है। तो कॉन्फ्यूशियस, कॉन्फ्यूशियस एक, जैसे यहाँ पे बुद्धा है, गौतम बुद्धा, तो कॉन्फ्यूशियस चाइना के एक फिलोसफर थे। 555 551 बीसीई टू 479 बीसीई, ये इनका पीरियड था कॉन्फ्यूशियस का। और ये भी फिलोसफिकल फिलोसफर थे चाइना के, और पॉलिटिशियन भी थे वहां पे, कि ये पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव थे। ये चाइना में एक पीरियड होता है स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड, उस समय में ये चाइना में रहते थे। स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड, ये नोट में आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन कॉन्फ्यूशियस से रिलेटेड पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वो है, मैं इसमें लिख रहा हूं, आर्यन रन, इसका मतलब होता है बेनोवोलेंस। ओके, तो लास्ट ईयर भी या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन था कि कॉन्फ्यूशियस स्कूल ऑफ थॉट है या फिर कॉन्फ्यूशियनिज्म जो है, इसका सबसे इसेंस क्या है, सबसे इसेंशियल वो क्या है कॉन्फ्यूशियनिज्म का। तो बेनोवलेंस है, इसमें चाइनीज में इसको रन कहते हैं, REN रन। ये तो नोट कर ही लेना, जैसे जोडियक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। ये बेनोवलेंस वाला क्वेश्चन ये लोग पूछ ही देते हैं, कि कॉन्फ्यूशियनिज्म से क्वेश्चन पूछेंगे कि मेन इसेंस क्या है कॉन्फ्यूशियनिज्म का, सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या है, और वह है बेनोवलेंस। ये चीज नोट में भी होगा। और जो कन्फ्यूशियस के टीचिंग्स हैं, इसको एनालेक्ट्स कहते हैं, जैसे ग्रंथ हुआ तो ऐसे ही एनालेक्ट्स कहते हैं। बहुत सारे एनाल्स पढ़े हैं, चाइना में अवेलेबल है, जिसमें कन्फ्यूशियस टीचिंग है। आई थिंक इतना ही था कन्फ्यूशियस से रिलेटेड। एक कन्फ्यूशियस स्कूल ऑफ थॉट के एक और फिलोसफर जो कि चाइना में फेमस है, वो है मेंसियस। तो ये सब नाम जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब नाम इंपॉर्टेंट कर लेना, और इनका फील्ड इंपॉर्टेंट है कि किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये मेंसियस, ये भी कॉन्फ्यूशियस स्कूल ऑफ थॉट के एक फिलोसफर थे, और इनको सेकेंड स्टेज कहा जाता है। स्टेज मतलब साधु, फर्स्ट स्टेज हुए कॉन्फ्यूशियस, सेकेंड स्टेज इज मेंसियस। बुद्धिज्म, फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी एडी में बुद्धिज्म चाइना में आया था, और ये सिल्क रूट के थ्रू आया था हान डायनेस्टी के टाइम पे। HN हान डायनेस्टी के टाइम पे बुद्धिज्म चाइना में फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद इसका ओवर द ईयर स्प्रेड हुआ। बुद्धिज्म से रिलेटेड एक है बोधि धर्मा। इन्होंने शाओलिन मोनेस्ट्री, जो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था, वो चाइना में स्टेब्लिश किया था, बोधि धर्मा। तो ये डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है कि बोधि धर्मा कौन थे, तो बुद्धिस्ट, एक बुद्धिस्ट कहेंगे इनको, बुद्धिस्ट मंक। और इन्होंने, या फिर शाओलिन किसने एस्टेब्लिश किया था, तो बोधि धर्मा, ये इंडिया के थे। फिर कुछ नाम जो मैं बता रहा था कि बुद्धिज्म और इंडिया चाइना रिलेटेड जो नाम है, ये सब पूछा जा सकता है। तो कुमार जीवा नाम इंपॉर्टेंट है, ये नोट में मिल जाएगा। ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कि चाइना गए थे इंडिया की तरफ से, और बहुत सारा काम किया है बुद्धिज्म को फैलाने में। फाशियन और श्वेनसांग, ये दो इंपॉर्टेंट और नाम है जो कि चाइनीज थे। वो लोग यहाँ पे आए थे, और यहाँ से बुद्धिज्म का बहुत सारा चीज लेकर, नॉलेज, और वो चाइना में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। मार्शल आर्ट जो कुंफू है, ये भी बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से है, कि ये भी बुद्धिज्म को क्रेडिट जाता है मार्शल आर्ट को चाइना में लाने का। चाइना का फेस्टिवल देखते हैं कि चाइनीज न्यू ईयर उनका सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो ये स्प्रिंग फेस्टिवल है एक्चुअली इनका। चाइनीज न्यू ईयर को स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से जानते हैं चाइना में। और स्प्रिंग फेस्टिवल को ही, चाइनीज नेम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट ये चीज आप लोग देख लेना कि चाइना का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है छुनचिए। चाइनीज में इसको कहेंगे छुनचिए, जिसको स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। बाकी उनके फेस्टिवल से मिड ऑटम फेस्टिवल या फिर मून फेस्टिवल उसी को कहते हैं। और लैंटर्न फेस्टिवल, इट्स जस्ट लाइक दिवाली, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होता है, उनके यहाँ लैंटर्न फेस्टिवल होता है। चाइनीज क्विजीन
इनसे कभी क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट है। आर्ट भी है कि आर्ट में कुछ कुछ नाम है, जैसे वूशू, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ये सब एक बार देख लेना। वूशू ये एक तरह से वहां पे मार्शल आर्ट है, जैसे कुंफू है वैसे ही वूशू है। तो वूशू पूछ दिया कि क्या है, किस कंट्री से रिलेटेड या फिर क्या है, ये मार्शल आर्ट है। वैसे ही छीतुंग है, ये ब्रीदिंग आर्ट है, एक तरह से ब्रीदिंग टेक्निक है इनका, योगा टाइप का। तो ये टर्म्स नोट्स में जब दूंगा, नोट्स में ये टर्म्स मिल जाएंगे। चाइनीज लिटरेचर, ये चीज बहुत फेमस है, तो ये इसीलिए मैंने ये थांग डायनेस्टी के टाइम पे ही कवर किया था कि वांग वेई, ली पाई और तूफू, ये 3 पोएट्स बहुत ही ज्यादा फेमस है चाइनीज हिस्ट्री में। उसके अलावा जो आई थिंक 2019 या फिर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये एक पोएट है छु युएन, QU छु युएन YUAN, ये चाइनीज पैट्रियोटिक पोएट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आया था जेएनयू के एग्जाम में कि पैट्रियोटिक पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं, 4 ऑप्शन थे, उसमें ये है। बाकी चाइना में एंशियंट, इसमें जैसे यहाँ पे रामायण गीता महाभारत हमारे यहाँ फेमस है, तो वहां पे क्लासिक 4 इंपॉर्टेंट क्लासिक नॉवेल्स फेमस है, उसका नाम आपको मिल जाएगा इसमें नोट्स में। ये चीज पूछ सकता है कि बुक्स का नाम दे दे और लिख दे कि इनमें से चाइनीज क्लासिक नॉवल कौन कौन से हैं या कौन है कोई एक। इनका नाम है रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स, जर्नी टू द वेस्ट, वाटर मार्जिन एंड ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर्स। ये इनके इंग्लिश नाम है, यही इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में पूछेंगे। ये चारों नाम आप याद कर लेना, 4 क्लासिक नॉवेल्स हैं। मॉडर्न चाइनीज राइटर में कौन कौन फेमस है, ये भी 2011 का ये क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज लिटरेचर में चाइना में किसको मिला था, तो ये है मो येन, MOYAN, ये मो येन, इनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ईयर 2012 में। इसके अलावा एक और मॉडर्न राइटर जो फेमस है, ल्यू शुन, LUXUN, ल्यू शुन, ये रेवोल्यूशनरी राइटर थे, तो इनका मैडमैन्स डायरी, अगर पूछता है कि मैडमैन्स डायरी किसने लिखा था, तो ल्यू शुन, ये भी हमारे इसमें है नोट्स में अवेलेबल। आई थिंक लिटरेचर से इतने ही, जो जो फेमस है मैंने उन राइटर्स और पोएट्स के नाम कवर कर दिया है, आप लोग इसको याद कर लेना। ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो ज्योग्राफी में फैक्ट्स ही हैं ज्यादातर, वो आप याद कर लेना कि ज्योग्राफी से पूछ देगा कि 14 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। कोस्ट लाइन का आई थिंक लेंथ तो नहीं पूछेगा, बट लेंथ है 18,000 किलोमीटर चाइना का। इंडिया के साथ 3,488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। आई थिंक लेंथ नहीं पूछेगा, बट इंडिया के साथ जो इम्पोर्टेंट है कि 5 स्टेट्स, 5 इंडियन स्टेट्स चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है, ये नाम आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि वो है लद्दाख है हमारा, लद्दाख प्रोविंस जो पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख है इंडिया का यूनियन टेरिटरी, वो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं इंडिया के जो चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। और चाइना और इंडिया को सेपरेट कौन सा लाइन करता है, मैकमहन लाइन। चाइना का 3 फेमस रिवर जो है, येलो रिवर जिसको क्रेडल ऑफ चाइना कहते हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन, यांगत्से रिवर YANG, ये यांगत्से रिवर, ये चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर है, ये एशिया का भी लॉन्गेस्ट रिवर, ये सब नोट्स में होगा कि यांगत्से रिवर चाइना और एशिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, और वर्ल्ड में इसकी 3rd रैंकिंग है। इस टाइप का क्वेश्चन जेएनयू में पूछा जाता है कि वर्ल्ड में कितने नंबर पे ये है, तो यांगत्से 3rd लार्जेस्ट रिवर है। उसी तरह से चाइना का लार्जेस्ट बिगेस्ट जो डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, जो मंगोलिया और चाइना दोनों में फैला है, वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो इस तरह से आप जो रैंकिंग है वो याद कर सकते हो, रिवर्स का, डैम का, माउंटेन रेंजेस वगैरह। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये लास्ट होगा हमारे आज के इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन चाइना का अगर हम देखेंगे तो चाइना को डिवाइड किया गया, जैसे इंडिया को 29 स्टेट्स एंड 6 टेरिटरीज में, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया
कंफर्म नहीं, यूनियन टेरिटरीज के नंबर आई थिंक 8 है। तो चाइना को डिवाइड किया गया है 23 प्रोविंसेस, जिसमें ताइवान को भी वो लोग काउंट करते हैं, तो उनके पास 22 प्रोविंसेस है, बट आई थिंक 23 याद रखना अगर ऑप्शन में हो, जिसमें ताइवान उनका 23rd प्रोविंस है, वो उनके कंट्रोल में अभी नहीं। 5 ऑटोनोमस रीजन है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट 5 ऑटोनोमस रीजन है। तिब्बत उसमें सबसे बड़ा है। 4 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रीजन है चाइना में, 4 CAR सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड रीजन, 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। और ये किस तरह से डिवीजन है, ये ऐसा क्वेश्चन तो कभी पूछते नहीं है। तो आई थिंक इतना ही होगा आज के लिए। ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ है नहीं, जो लार्जेस्ट और ये सब है, ये चीजें आप याद कर लेना। इंडिया के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, किस कंट्री से कौन सा लाइन या फिर कोई रिवर उनको सेपरेट करता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। यांगत्से रिवर या येलो रिवर के बारे में। नंबर ऑफ प्रोविंसेस 23 है, 22 नहीं है। और ओके, दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास। गौरव भी आप इनका चैट बॉक्स या फिर हाँ मैं चैट ओपन ऑडियो कर दे रहा हूँ। ओपन मैंने कर मैं दीजिए। चैट ओपन कर दे रहा हूँ। हाँ, जिसका भी क्वेश्चन रहेगा वो आप लिख सकते हैं। जस्ट एक मिनट। जिनका भी डाउट है वो प्लीज चैट बॉक्स में अपना डाउट लिख दें, और शिवम एक एक करके वो सॉल्व कर देना, आंसर कर देना।